फसलें बर्बाद हो गई हैं। कुछ जगहों पर पीने के पानी की भी किल्लत सामने आई है। सबसे बड़ी चिंता बिजली उत्पादन को लेकर भी है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से सौर ऊर्जा उत्पादन पर बड़ा असर पड़ने लगा है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में करीब 50% की गिरावट दर्ज हुई। चिंता बड़ी इसलिए भी है कि प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन का 18% हिस्सा सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश के मौसम में बिजली की मांग कम होती है, इसलिए उत्पादन कम होने का असर कम दिख रहा है। लेकिन अगर बारिश लगातार होती रही तो बिजली की भी दिक्कत हो सकती है। भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के बीच बिजली किल्लत से निपटने की क्या है तैयारी, और इसी तरह बारिश अगर जारी रही तो हालातों से निपटने के लिए क्या है एक्शन प्लान। किसानों को हो रहे प्राकृतिक नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी। क्या गरीब किसानों की कमर टूटने से बचाने के लिए कोई प्लान इस बार प्रशासन के पास है, या इस बार भी किसान बारिश से खराब हुई अपनी फसलों के लिए सिर्फ मदद की गुहार ही लगाते रहेंगे। इसी पर आज के मुद्दे में चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इन तमाम सवालों का जवाब। हिमांशु शर्मा मौसम वैज्ञानिक के नाते से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, स्वागत आपका हिमांशु जी। रामपाल जाट साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, किसान नेता हैं, रामपाल जी बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश कृष्ण सिद्ध जी जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद के नाते से, बहुत बहुत स्वागत आपका तीनों ही लोगों का। सबसे पहले हिमांशु शर्मा जी के पास चलते हैं, मौसम की जरा अपडेट ले लेते हैं। हिमांशु जी, क्या कुछ आसार अभी नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त में, क्या देख रहा है मौसम विभाग, कितना परिवर्तित और कब तक परिवर्तित हो पाएगा राजस्थान का मौसम? जी देखिए, ये जो अभी वर्तमान में जो डीप डिप्रेशन सिस्टम था, अब ये वेस्ट की तरफ मूव हो गया है और आज थोड़ा इफेक्ट आपको दक्षिणी जिलों में और पश्चिमी राजस्थान के भी जो दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं जैसे जालोर है, कुछ असर बाड़मेर में भी देखने को मिलेगा। बाकी ज्यादातर इसका जो आज असर है वो शाम से कम हो जाएगा और कल जालोर और यहाँ पर कोई हल्का फुल्का असर देखने को मिलेगा। बाकी इस सिस्टम का प्रभाव फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन सितंबर के प्रथम सप्ताह में एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके कारण से आपकी जो रेनफॉल एक्टिविटी से लगभग वापस से बढ़ेगी। पर अभी 3-4 दिन का बीच में कई जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया। राजस्थान के तो 32 के 32 जिलों में अलग अलग लेवल का अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में मौसम का हाल इन सभी जिलों में सामान्यता की ओर कब तक बढ़ पाएगा? देखिए, अभी मैंने आपको यही बताया कि अभी जो रेड अलर्ट वाली सिचुएशन थी वो अब समाप्त हो गई है। अभी ऑरेंज अलर्ट भी एक आध डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में है। बाकी अब जो है ये वाला सिस्टम के अंतर्गत अब कोई ऐसा हैवी अलर्ट नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट सिस्टम आ रहा है, तो अपेक्षा है कि वो सिस्टम भी अच्छा है और उसके कारण भी जो दक्षिणी जिले हैं, जैसे आपके जो जोधपुर संभाग के दक्षिणी जिले हैं, कोटा संभाग एवं उदयपुर संभाग के जो जिले हैं और कुछ भरतपुर संभाग के जिले हैं, इनमें पुनः वापस से एक बार मानसून एक्टिव होगा। और ये सिस्टम का जो प्रभाव है लगभग 3 से 4 तारीख को हमारे प्रदेश के ऊपर देखने को मिलेगा, जिससे झालावाड़, बारां इधर की तरफ से एंट्री होगी और ये सिस्टम आगे की तरफ वेस्ट की ओर मूव करेगा। तो अभी एक और अच्छा बारिश का स्पेल नजर आ रहा है। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, रेतीली धरती पर ऐसा आलम किसी बड़े खतरे की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि कई सालों बाद ऐसी स्थिति राजस्थान में देखने को मिली। हम लोग एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो लोग बताते हैं कि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है जब राजस्थान की रेतीली धोरों पर इस तरह का आलम बारिश का देखा गया, पानी का सैलाब देखा गया। ये किस ओर इशारा कर रहा है? बारिश तो ये वैसे तो प्रकृति के हिसाब से राजस्थान की दृष्टि से तो बारिश होना हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। जो सूखा पड़ा हुआ था, पानी के जल स्रोत बिल्कुल सूख रहे थे, उस दृष्टि से तो ठीक है। लेकिन किसानों की दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग, पहले इनको बार चेतावनी दी जा चुकी थी इनको कि जो 1.5 डिग्री हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा था, उसी से 15% जो हमारी बढ़ने का प्रावधान था। जो ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं, इनमें जो सिंक होल्स बन गए थे, उसकी वजह से पानी का तेजी से बहाव बढ़ता है, जैसे बाढ़ की आपदाएं आने का। इसी तरह भी आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि बाढ़ की जो सिंक होल्स में ज्यादा पानी हो तो कहीं ये भूकंप के भी झटके ले सकते हैं। उन दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनको आपको ध्यान रखना के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन जो अभी इसको प्रशासन को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, तो पहले चेतना चाहिए था कि जो हमारे जल स्रोत हैं उनके रास्तों को जो इन्होंने ब्लॉक कर दिए, उससे आम जन को बड़ी कष्टाई हो रही है और उससे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कानूनी दृष्टि से भी जो जल स्रोत के आसपास जो एनक्रोचमेंट्स है, जो झील है, बांध है, जबकि अगर चाहते तो ये पानी अमृत के तुल्य था राजस्थान के लिए, उन बांधों को में अगर इस पानी को संजोया जाए तो ये कई सालों की हमारी प्यास बुझा सकता है, जो प्यास के लिए हम तरस रहे थे। तो अगर इसके तरफ हमको ज्यादा सोचना चाहिए।
तो इसको बेसिकली सर आपदा में अवसर के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि जहां जहां हमको आपदा लग रही है उसको अगर दूसरी दृष्टि से देखें और अगर ठीक से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें तो उसको अवसर में बदला जा सकता है। निश्चित रूप से आपदा में अवसर है। जैसे अभी हमारे एनजीटी ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें गाइडलाइन दी है कि जो जल क्षेत्र है, अब्दुल रहमान में भी दिया हुआ है, जिन जल भराव क्षेत्रों में, झीलों में, बांधों में जो कब्जे हुए हैं उनको खाली कराने की बात है। आज अभी जब बारिश हो रही थी तभी हम प्राकृतिक स्थल अलवर में सिलीसेट जैसी जगह गया, जहाँ भी कोर्ट के आदेश हुए थे कुछ दिन पूर्व ही कि भाई जल स्रोत में से इन रिजोर्ट्स को शिफ्ट किए जाने की बात थी। उनमें उन्होंने ये कहकर के दिया कोई जल स्रोत नहीं है, लेकिन ये जल प्रकृति ने बता दिया कि वास्तव में जल स्रोत थे और वहां पे आज उपराएं चल रही हैं। और उन जो रिजोर्ट्स वाले जो गलत तथ्य पेश कर रहे थे, प्रकृति ने उनको साबित कर दिया कि जल स्रोत वास्तविक जल स्रोत ये है, जल के जो रास्ते हैं इनको आपने अवरुद्ध किया है, इसलिए प्रकृति प्रकोपित है। ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस तरह जब प्रकृति की मार पड़ती है तो किसानों के लिए बड़ी आफत का विषय हो जाता है, बड़ी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। रामपाल जी हमारे साथ हैं किसान नेता के तौर पर। रामपाल जी, कैसे इस प्राकृतिक मार को फिलहाल किसान झेल रहा है? राहुल भारद्वाज जी, यदि एक पंक्ति कहूं, रह गए कहतन खाटी मीठी। बरसात हुई, अच्छा पानी बरसा। राजस्थान वर्षा आधारित ही प्रदेश है, उस दृष्टि से तो अच्छा है। अच्छा, लेकिन लगातार बरसात होना, खेतों में पानी भरे रहना, उसके कारण से फसलों का नष्ट होना, ये दुखदायी भी। यदि सरकार इसको ढंग से ले तो इस आपदा को अच्छाई में भी बदल सकती है, अवसरों में बदल सकती है। लेकिन सरकार सचेत रहे तब। जिन किसानों को नुकसान हुआ है वो तो घर बैठ के, इसलिए उनको यदि सहायता पहुंचती है तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा। आज अभी अभी मेरे पास फोन आया, वहां के विजुअल भी आए नसीराबाद के। वहां की स्थिति देखो, वहां का मूंग खराब, ज्वार खराब, वहां का जो है ना आपका जो है ना बाजरा खराब, मूंग खराब। यही स्थिति दूदू हो, चाहे टोंक हो, चाहे जोधपुर हो, कोई भी प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे कोटा बारा हो, सबकी स्थिति ऐसी है कि अनेक खेत आज भी पानी से भरे पड़े हैं। जो पानी से भर गए, वहां जो भी फसल थी, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, ये मक्का, सोयाबीन, सब नष्ट हुई है। आज दिन की नष्ट हुई है, उनकी आंखों में तो आंसू है ना। उन आंसुओं को पहुंचने का काम यदि सरकार करती है तो सबसे अच्छी बात है। और इसके लिए सरकार के पास योजना है पहले से ही। और 2010 में रिपोर्ट दी थी हुडा कमेटी ने, वो रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है, उसको लागू नहीं किया सरकारों ने। क्योंकि उन्होंने कहा था भाई ऐसी आपदाओं के समय में 1 हेक्टर पे कम से कम 25,000 रुपए दो। अभी भी सरकार नहीं दे रही, 12,000 तक अटकी हुई है। इसलिए यदि ये जो काम है और इसी ढंग से आकलन का काम, जब सही आकलन होता है तो सही व्यक्ति को सही क्षतिपूर्ति मिल जाती है। हमारे तो आकलन का सिस्टम ही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी आपदाओं में राहत के लिए लाई गई थी कि किसान की आय स्थिर रहे, किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहे, इसके लिए लाई गई थी। लेकिन उसका जो क्रॉप कटिंग सिस्टम है वही पारदर्शी नहीं है। फसल है, कट गई। ठीक, ये स्थिति ऐसी है, बिल्कुल इसको जरा गंभीरता के साथ सभी को समझना भी चाहिए कि ऐसी स्थिति अब बहुत समय बाद जब राजस्थान में इस तरह की बारिश हो रही है तो फिर देखना पड़ेगा कि इस बारिश से कुछ जगह, जहां से रामपाल जी ने अपनी बात की शुरुआत की कि किसानों के लिए कई जगहों पर यह फायदा भी है, एक वरदान की तरह है। जहां सूखा पड़ा हुआ था, जहां तालाब सूख रहे थे, जहां जलाशय सूख रहे थे, वहां पर देखा जाए तो एक वरदान है। लेकिन फिर वरदान से अलग ये एक शाप भी साबित हो जा रहा है कई ऐसी जगहों पर जहां पर किसान अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। बारिश का जो आलम है वो सामान्य वहां पर नहीं रहा, असामान्य बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई कई जगह पर और उसके कारण से फसलों को नुकसान हुआ है। तो ये जो नुकसान की जो प्रक्रिया हमेशा चलती है, इसको लेकर के बड़ा एक सवाल बना रहता है, जिससे मैंने शुरुआत की थी कि क्या किसान की कमर टूटने से बचाने के लिए प्रशासन के पास कोई प्लान है। ये सवाल लगातार एनडीटीवी पूछ रहा है। हमारे साथ नितिन अग्रवाल भी जुड़ रहे हैं। आप सोलर ऊर्जा एसोसिएशन से आप ताल्लुक रखते हैं, आपका भी हम लोग रुख करेंगे, लेकिन पहले एक बार मौसम का हाल दोबारा जान लेते हैं हिमांशु जी से। हिमांशु जी, ये जो असामान्यता की हम बात कर रहे हैं, जो अप्रत्याशित बारिश इस बार हुई है, इसका बेसिकली मौसम विभाग क्या कारण मान रहा है? आप लोग का कैलकुलेशन क्या है? ये जो इस तरह का जो बदलाव मौसम में हुआ है और फिर अब सावन खत्म हो गया है लगभग, देश के बाकी हिस्सों में रुक रुक कर कुछ कुछ दिन में बारिश हो रही है, लेकिन राजस्थान में तो अलर्ट, ठीक है, रेड से ऑरेंज आ गया, ऑरेंज से येलो आ जाएगा, लेकिन फिर भी अप्रत्याशित बारिश का मौसम विभाग क्या कारण मान रहा है राजस्थान में?
राहुल जी, जैसे इस बार मानसून का जो हमारे विभाग द्वारा, हमारे महानिदेशक द्वारा जब इसका डिक्लेरेशन किया गया था मानसून फोरकास्ट का, तभी ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि इस बार जो मानसून है वो सामान्य से ज्यादा रहेगा। और उसका जो बेसिक रीजन है कि जो सिस्टम्स फॉर्म होते हैं, जैसा कि बताया गया था कि जुलाई के एंड तक आपकी एल नीनो कंडीशंस न्यूट्रल हो जाएगी, उसके बाद में आपकी ला नीना कंडीशंस बनने लगेगी। तो जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो सपोर्टिव हैं एक अच्छी रेनफॉल के लिए। उसी के साथ साथ जो कन्वेक्टिव सिस्टम्स बनते हैं जो कि पर्टिकुलर बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, जिनके कारण मानसून एक्टिव रहता है, तो उस प्रकार की जो है अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। और हर साल ये परिस्थितियां बनती है, लेकिन इस बार जो है वो कंटिन्यूअस सिस्टम बन रहे हैं और ब्रेक का फेज कम है। तो ये इसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि एक अच्छी बारिश का दौर जो है। वहीं आप देखें, अगर जुलाई की बात करें तो जुलाई तक सिस्टम्स नहीं फॉर्म हो रहे थे ज्यादा, तो उस समय तक ज्यादा रेनफॉल का सिस्टम नहीं था। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ जुलाई आने लगा तो जैसे जैसे लानिना कंडीशंस जो है वो डेवलप होने लगी हैं, उसके कारण ये जो है सिस्टम तो हिमांशु जी, इसमें अगर आप थोड़ा बता पाएं, जैसे अपर डीप डिप्रेशन, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है, ये इसका क्या मतलब होता है? ये जनरली जो आपने आमतौर पर सुना होगा कि लो प्रेशर बोलते हैं, तो इसमें पर्टिकुलरली जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसके बेसिस पे हम लोग, हमारे सरफेस चार्ट होते हैं जिसपे नियर बाय एरियाज के हम प्रेशर प्लॉट करते हैं। तो अगर वहां पर पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर लो प्रेशर का, मतलब उस एरिया का सबसे लोएस्ट प्रेशर होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लगभग 2 हेक्टापास्कल में प्रेशर सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होता है, अगर एक सर्कल है तो उसका आप लो कहेंगे, उसके बाद अगर 2 होते हैं तो वेल मार्क्ड बनता है, फिर वो डिप्रेशन बनता है, फिर डीप डिप्रेशन अगर इससे ऊपर की कैटेगरी में जाता है तो वो साइक्लोन की कैटेगरी में एंटर करता है। अच्छा, तो ये एक्चुअली साइक्लोन बनने के पहले वाले फेजेस हैं, जिनको कि इन नामों से, ये वैज्ञानिक नाम है इन्हीं चीजों। ठीक ठीक। रामपाल जी, पीने के पानी की भी बड़ी किल्लत हो रही है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। ये खबरें लगातार आ रही हैं, ग्रामीण कई जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई जगह प्रशासन से वो मांग भी उठा रहे हैं, लेकिन खबरें ये भी हैं कि भाई प्रशासन की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा ध्यान इस विषय पर नहीं दिया जा रहा है कि पीने के पानी की किल्लत। बारिश तो हो रही है, पानी बरस रहा है, लेकिन उस पानी को, क्योंकि जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि ठीक उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो और ज्यादा जो है पीने के पानी की किल्लत। क्या ये बात ठीक है कि गांव, ग्रामीण परिवेश में, क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत भी इससे बड़ी है? निश्चित रूप से जो पीने का पानी है वो अलग ही तरह का होता है। वो बरसात में जो बरसता है तो वो तो पीने के काम नहीं आता एकदम। कि जो बरसात से बरसा उसको पानी को आप एकदम नहीं पी सकते। पीने का पानी जो अलग ढंग का है, और वो जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था करने में सरकारें शायद, मुझे लगता है, गंभीर ही नहीं है। वो सोच रही है बरसात हो रही है कि पीने के पानी की क्या आवश्यकता है, जबकि पीने का पानी तो जीवन के लिए आवश्यक है भाई। हवा के बाद में पानी है जो मनुष्य को चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है कई गांवों में। कई जगह स्थिति ऐसी है कि जो उनके स्रोत थे वो समाप्त हो गए, और जो नए स्रोत उन्होंने बनाए वो काम नहीं कर रहे, हैंडपंप काम नहीं कर रहे। इसलिए ऐसी स्थिति में सरकार को जब ये विचार करना चाहिए कि जब आपदा आई है तो उसको अवसर में कैसे बदले, तो अवसर में बदलने के लिए पीने का पानी ये महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर सरकार यदि गंभीर होती तो सबके लिए अच्छा होता कि कम से कम पीने का पानी, शुद्ध पानी सबको मिल जाए। ये भी तो आवश्यकता है, वरना पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलने से अनेक बीमारियां पनपती, अनेक प्रकार के रोग पनपते हैं। तो बीमारियों से, रोगों से बचने का ये जो प्रिकॉशन सरकार को बरतना चाहिए, तो पूर्व सावधानी सरकार को रखनी चाहिए। मुझे लगता है इस विषय में या तो सरकार ने विचार ही नहीं किया, या विचार किया तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं है, उसकी क्रियान्विति धरातल पर नहीं है। इसलिए धरातल से हटकर सरकार काम कर रही है। अच्छा होता सरकार इस विषय पर धरातल उतर कर काम करती। और जैसे इसी राजस्थान में एक बार ये भी उदाहरण है कि जब ऐसी बरसात आई, आपदा आई, हर जिले में प्रभारी मंत्री, हर जिले में प्रभारी प्रमुख शासन सचिव, वो सब गए, वहां की स्थिति देखी। अभी तो प्रशासन जो है ना अपने जयपुर में बैठा आराम से या बैठ का आकलन कर रहा है। यदि ये भी ऐसे काम करते तो उनको फसलों का भी पता लग जाता, कहाँ किसकी फसल खराब हुई है, कहाँ पीने के पानी का वो भी जानकारी हो जाती। लेकिन ये कम से कम जयपुर छोड़कर हर जिले के प्रभारी मंत्री बने हुए हैं, हर जिले के प्रमुख शासन सचिव बने हुए हैं। ठीक है रामपाल जी, वो जाते जी करते तो पूरा प्रोसेस
सक्रिय होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही अपेक्षा भी जनता की रहती है कि तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, उनको प्रभार इस बात का भी संभालना चाहिए कि उनके प्रदेश, उनके क्षेत्र की जो जनता है वो इन तमाम मुसीबतों के साथ, संघर्षों के साथ कैसे जीवन व्यापन कर पा रही है, उसको कैसे और ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जा सकता है, इस पर जोर देना ही चाहिए। और इसकी तैयारी लेकिन रामपाल जी पहले से करनी पड़ती है। इसकी तैयारी ऐसे नहीं होती कि भाई जब आपदा आ गई या दिक्कतें हो रही हैं तब आप जो है सोचें और बैठकें करने लगे। ये तो तैयारी प्रशासन को पहले से ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर साल या हर कुछ दिनों बाद एक समस्या मौसमी तौर पे जब प्रकट होती है तो प्रशासन को पहले से ही उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। नितिन अग्रवाल हैं हमारे साथ, राजस्थान सोलर एसोसिएशन में आपसे आप ताल्लुक रखते हैं। नितिन जी, बड़ा विषय सोलर ऊर्जा का भी है, सौर ऊर्जा का भी। राजस्थान देश के उन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जो कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है। 50% की गिरावट दर्ज हुई है सोलर एनर्जी में, क्या ये ठीक है फैक्ट? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है। नमस्कार। कि मानसून के सीजन में, बारिश के सीजन में सोलर एनर्जी जो है वो लगभग 50% की उसकी कमी आ जाती है। उसका कारण है कि जैसे राजस्थान को सोलर की इंडस्ट्री बोला जाता है, सूरज की अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन जब बारिश का सीजन आता है तो सूरज उतना मिल नहीं पाता है। प्लस जो कंटिन्यूअस बारिश होती है सोलर सेल पे, जब वो बारिश कंटिन्यूअसली पड़ती है तो ऑब्वियसली है कि जनरेशन इसमें काफी हद तक गिर जाता है। प्लस इसी के साथ साथ ही सोलर मॉड्यूल जो होता है वो बारिश में सबसे ज्यादा डैमेज होता है। इसमें सीलन आती है, पीछे की जो उसकी सोलर की प्लेट होती है, जो कि एक टेक्निकल इशू भी है कि उसमें जैसे जैसे सीलन बढ़ती जाती है बारिश के सीजन की वजह से, वैसे वैसे मॉड्यूल की जो उम्र होती है वो भी कम होती जाती है। अच्छा, तो ये इसमें तो बड़ी समस्या सर ये प्रकट हो जाएगी कि भाई 18% हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से राजस्थान में जो ऊर्जा पैदा होती है उसका 18% जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हम लोग उसका जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं। अभी इस वक्त तो बारिश के समय में चलिए कम बिजली की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आने वाले समय में किसानों को भी खूब आगे ज़रूरत पड़ेगी, आम जनता को भी पड़ेगी। कब तक जो है अब सोलर एनर्जी वापस अपने ट्रैक पर आ जाएगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? सर एक्चुअली क्या है कि देखिए, पहले से ही इसकी तैयारी होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि ये तो एक चलो कि एक एडवांटेज है कि बारिश के समय में जो बिजली की आपूर्ति होती है वो कम हो जाती है, जो हमारी नीड है वो अपने आप में कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसको कंपनसेट किया जा सकता है। सही है। लेकिन अगर मान लीजिए जो किसानों की बात है कि किसानों को तो हमारी एनर्जी उतनी ही चाहिए होती है ना, तो उसके लिए अगर स्टोरेज की प्रणाली गवर्नमेंट अगर इसमें पहले से करके रखे और इस चीज को बढ़ावा दे तो ये एक निर्विरोध रूप से आगे बढ़ सकेगा। तो इसमें नितिन जी, फतेहगढ़ हो गया, नोखा हो गया, पूगल हो गया, फलौदी हो गया, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे मुख्य सोलर पार्क हमारे बने हुए हैं। तो ये मैक्सिमम सभी, इससे इफेक्ट तो सभी पे पड़ा होगा। आसमान जब सब जगह से बरसात बरसाएगा तो फिर इफेक्ट तो सभी पर पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बीच में बताई कि इस दौरान जो है सोलर के जो प्लांट्स होते हैं उस पर भी बड़ा असर पड़ता है, उसके मैकेनिज्म पर, उसकी जो पूरी मशीन है उस पर भी इसका बड़ा खराब इफेक्ट पड़ता है। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्चुअली क्या होता है, सोलर मॉड्यूल जो होता है उसकी जो बैक साइड होती है, बैक साइड पे एक लेयर लगी हुई होती है। वो लेयर जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है और नीचे से भी सीलन मिलती है, प्लस ऊपर से जो पानी जो उस पर टपकता है उसकी वजह से जो सीलन होती है वो सोलर मॉड्यूल के अंदर एंटर कर जाती है। कुछ समय तक तो वो चीज नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे मॉड्यूल पुराना होता जाता है ये प्रॉब्लम आती है, और वो जैसे ही सीलन सोलर मॉड्यूल के अंदर जाएगी उसका जो जनरेशन है वो 25 से 30% तक प्रभावित होता है। और धीरे धीरे जिस सोलर मॉड्यूल की उम्र हम लोग 25 साल से 30 साल मान के चलते हैं, वो 15 से 16 साल में खराब हो जाता है। कहा जाता है कि राजस्थान में बारिश सबसे कम होती है, तो राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सोलर मॉड्यूल या सोलर के जो पार्क होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से राजस्थान में बारिश सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स पहले जो जहां ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र थे वहां आती थी, अब ये प्रॉब्लम राजस्थान में भी आने लगी। नहीं तो नितिन जी, कई गांव में हम देखते हैं कि ग्रामीणों ने बड़ा इस चीज को अपनाया, बहुत जल्दी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसको अडॉप्ट किया कि भाई अपनी छतों पे, गांव में खासतौर पर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी छतें होती हैं घर की और वहां पर सोलर प्लांट को स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचवाना चाह रहा हूं कि क्या बारिश के मौसम में फिर क्या उन लोगों को क्या प्रिकॉशन इसमें लेना चाहिए ताकि सोलर एनर्जी का जो पूरा सिस्टम है, उनका जो प्लांट है वो एटलीस्ट सेफ रहे, आगे उनको उसका लाभ मिलता रहे। क्या कवर कर देना चाहिए उसको, उसका यूज कम कर देना चाहिए? सर मैं इसमें आपको तीन महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा। एक तो इसमें जो लोग हैं वो सोलर मॉड्यूल की जो पीछे की जो एरिया होता है उसको किसी पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं जब हमारा बारिश का एरिया रहता है।
उसी के साथ साथ जो हमारे वायर्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि ज्यादातर वायर्स जो रहते हैं वो खुले में रहते हैं, तो उससे करंट की संभावना ज्यादा रहती है। तो मेरी लोगों से अपील रहेगी कि उसको वो प्रॉपर तरीके से टेपिंग वगैरह करके रखें, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। तीसरा मेरा पॉइंट रहेगा कि कुछ जैसे कि बारिश में लोगों का छतों पे जाना और नहाने का थोड़ा ज्यादा रहता है, तो अगर किसी की छत पे सोलर प्लांट लगा हुआ है तो वो कम से कम सोलर के जो इन्वर्टर्स लगे हुए हैं या कनेक्शन लगे हुए हैं उनसे थोड़ा दूर रह के बारिश को एंजॉय करे, ताकि वो करंट की जो चपेट है उससे दूर रह सके। ठीक है राजेश जी, औसतन जो बारिश राजस्थान में दर्ज होती है 338.75 मिलीमीटर तक होती है, इस बार 521.17 मिलीमीटर तक बारिश पहुंची, यानी कि एक बड़ा अंतर है। और ये जो बड़ा अंतर है, मैं इसी को लेकर आपसे समझना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा अंतर हर साल तो आएगा नहीं, अगले साल तो सामान्य बारिश की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो लगभग 100 से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 150 के अराउंड जो मिलीमीटर का अंतर जो है, पर्यावरणविद जो है इस अंतर को किस रूप में देख रहे हैं? क्या सिर्फ इस रूप में देखा जा रहा है कि एक मैन मेड डिजास्टर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, या फिर ये प्राकृतिक है और बहुत ज्यादा इसमें घबराने की या बहुत ज्यादा दिक्कत की कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं, ये प्राकृतिक नहीं है, ये हमने खुद ने क्रिएट की हुई समस्याएं हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बहुत से कारण हैं। उनमें जो हमारे ग्लेशियर्स में जो सिंक होल्स बने हैं, जो सिंक होल्स में अंदर झील के रूप में रहती हैं, आगे जाकर के झील फट भी सकती है। इनको समय समय पर पंचर नहीं की गई। आपको ध्यान होगा तो पहले जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसके पीछे चोरवाड़ा की वो आपदा भी इसी घटना की है। ये तो बारिश के रूप में आती है, तो फिर भी हम उसको बर्दाश्त करते हैं। इसके लिए तो केवल सरकारें फेल है। सरकारें अगर चाहती तो इसको आपदा को अवसर में बदल सकती थी, और इस अवसर को हम काम ले सकते हैं। और जो अगर उस तरह की जो आपदाएं आएंगी तो उसके लिए समय समय पर जो मापदंड है, और जिनकी हमको बताया जाता है हमारी जो 1.5 डिग्री का जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे 15% जो है हमारी वर्षा की स्पीड बढ़ेगी। और कोई स्पीड जो अगर जिस दिन भी बढ़ेगी आपदाओं की, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसको के लिए हमें पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी करनी चाहिए। जिस प्रकार अभी हमारे रामपाल जी ने कहा कि वो भी एक तैयारी है। और उसके अलावा सरकार को किसानों के हित की बात सोचनी चाहिए। जो ये फसल बीमा योजना की बात है, इसमें भी बहुत बड़ा घोचा है कि फसल बीमा योजना के नाम पे किसानों को जब फसल का बीमा कंपनियां जब करती हैं, उसका मापदंड और एरिया अलग तरह से चिन्हित करती हैं, और जब इनको मुआवजा देना होता है तब अलग तरह से चिन्हित करती हैं, जिससे किसानों को आम किसानों को जो मुआवजे की जो बता रहे थे 25,000 की जगह 18,000 और 15,000 जो रह जाता है, और उससे भी नीचे जा रहा है। वो इनको सरकार की जो है जो बीच के जो कड़ियां हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को जब राम मारता है तो राज बचाता है, लेकिन राज भी जब मारे तो उस किसान को और उस जनता को कौन बचाएगा? उसके लिए जनता को खुद को अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे क्या क्या कारण है जिनकी वजह से ये आपदाएं आ रही हैं। उनमें बहुत से कारण है, हमारे चाहे कार्बन उत्सर्जन का मामला हो, चाहे हमारे अब नई तरह की रिसर्च भी आई है जिसमें यह माना है कि मांसाहार से भी जो कत्ल कारखाने हैं, जो इनसे जो ब्लड सप्लाई रहता है समुद्र में, उससे भी सिंक होल्स बढ़ते हैं, जो वाष्पोत्सर्जित होकर गिरते हैं, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उस पर भी हमको ध्यान है कि प्लांट जो है प्लांट बेस्ड फूड पे ज्यादा जाए बनस्पत इसकी मीट एक्सपोर्ट, और उसके पे जो सब्सिडी दी जा रही है उसकी बजाय उस सब्सिडी को किसानों पर सब्सिडी पर खर्च की जाए, और आम लोगों की जो चीजें हैं उन पर ज्यादा उसको पर्यावरण बचाने पर उस सब्सिडी का उपयोग नहीं। तो राजेश जी, ये जो स्टडी है, ये जिस रिसर्च में सारी बातें भाई सामने निकल करके आई होंगी कि ये कारण है जिसकी वजह से हम लोग एक अप्राकृतिक चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको रोकने का, इनको कंट्रोल करने का, इनको थामने की ताकत किसके पास है? कौन अथॉरिटी है इनको रोकने की? रिसर्च पेपर के आधार पर बता सकता हूँ। खुद मान रहा है कि हिमालय में 188 ग्लेशियर फूट सकती है कभी भी जी, और इनको बार बार सरकार को हम आगे करते हिमांशु जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये तस्वीरें तो उन तक भी पहुंचती होंगी ना जो जिम्मेदार हैं इन सब चीजों को कंट्रोल में रखने के हैं, उन्हीं को पहुंच रहा है। वो लपे तुले और बनावटी जवाब भेजते हैं, ये भी जवाब भी हमारे पास है, और इनको बार बार हम कहते रहते हैं। अभी हमारे पर्यावरण मंत्री जी आए थे, भूपेंद्र जी, उनको भी हमने दिया है, राष्ट्रपति महोदय को भी हमने भिजवाए कि इस तरह पर अगर अभी हम नहीं देते तो आगामी जो आने वाले 5 से 7 साल बाद हमको बहुत बड़े संकटों से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो निश्चित रूप से एक बड़ा चिंता का विषय है। रामपाल जी, आप तो ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके भी तमाम अनुभव हैं। जब गांव में बैठक होती है, जब कहीं पर चर्चा की जाती है गांव ढाणी में, तो फिर इन सब चीज़ों की भी बात होती होगी कि भाई पर्यावरण के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है इससे कैसे निपटा जाएगा। भारद्वाज जी,
गांव का तो चिंतन ही पर्यावरण का आधार पर है। बिल्कुल बिल्कुल। पर्यावरण के बिना गांव तो एक कदम नहीं चल सकता। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हमने तो प्रकृति को माँ के रूप में देखा है एकदम। और माँ के रूप में उसके साथ व्यवहार करते हैं। अभी हम बन गए पर्यावरण मित्र, हमने माँ तो छोड़ के उसको मित्र बना लिया। इसलिए ये जो नीतियां हैं और ये बोलचाल है, इसमें बहुत अंतर पड़ता है। आज भी गांव में प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना इनका अभ्यास है और इन्होंने सारी प्रकृति का सत्यानाश करके सुविधाएं जुटाना, प्रकृति पे विजय प्राप्त करना और फिर जीवन जीना। नहीं, इन्होंने में इसके कौन है कारण से रामपाल जी? मैं कह रहा हूं इन्होंने में कौन है? हम किसको कोट कर रहे हैं? हम क्या शहरी परिवेश में रह रहे लोगों को कोट कर रहे हैं? क्या हम इंडस्ट्रियलिस्ट को कोट कर रहे हैं? किसको हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की जो नीतियां हैं भारद्वाज जी, हाँ। सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो वो है हाँ। जिन्होंने गांव को खत्म करके शहरीकरण को बढ़ावा दिया, जिन्होंने छोटे उद्योगों को खत्म करके और बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जो धुआं फेंकते। यही काम गांव में बिना धुआं हो सकता था। तो बिना धुआं होने वाले काम और जहां उत्पादन वही निर्माण, इसको इन्होंने तहस नहस किया। इसलिए ठीक है, ये जो सरकारों की नीतियां हैं हाँ। और इन्होंने बना दिया औद्योगिक क्षेत्र। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है कि किन चीजों पर खास ख्याल रखना पड़ेगा और कौन से वो अहम सवाल हैं जो बार बार पूछे जाने चाहिए। सरकार की नीतियों पर सवाल पूछे ही जाने चाहिए क्योंकि उनकी नीतियां ही हैं जो तय करती हैं कि आने वाले वक्त में आपका भविष्य क्या होगा, प्रकृति का भविष्य क्या होगा। ये सरकार की नीतियां तय करती हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं रामपाल जी ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक सवाल आखिरी ले रहा हूं, 10-10 सेकंड दोनों लोग को दे रहा हूं, अब राजेश जी और रामपाल जी को। रामपाल जी, इस वक्त जो किसान जिनकी फसलें खराब हुई हैं, क्या मांग है बेसिकली किसानों की? अभी किस प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? दो मांगे हमारी। पहली, आपदा राहत के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के अलग अलग नियम बने हुए हैं, वो मिलकर सहायता दे। दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें पारदर्शिता लावे और उसके क्रॉप कटिंग सिस्टम उसको पारदर्शी बनावे। यदि ये काम कर लेते तो भी तो किसानों को एक राहत मिल सकती है। तो जिनसे आपने प्रीमियम लिया है, ठीक है, किसान बीमा योजना और तमाम जो कैंप चल रहे हैं उनके माध्यम से किसानों तक मदद पहुंचनी चाहिए। राजेश जी 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। आपदा में अफसर की हम लोगों ने बात की है, इस चर्चा में बड़ी बात ही निकल के आई कि आपदा अगर इसको मानने तो इसमें अफसर में भी तब्दील किया जा सकता है। क्या सलाह, क्या फाइनल वर्ड्स आप इस डिस्कशन में देना चाहेंगे, ये जो मौसम अभी चल रहा है इसको लेकर के? इसमें यही है कि आपदा में अवसर ये है कि जल को संजोया जाए और किसानों को ज्यादा से ज्यादा राज्य आगे आकर के सहायता प्रदान करें और उन लोगों को पूरी राहत मिले, तभी हम इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। तो यानी बचपन में जो हम लोग जो एनसीईआरटी किताबों में पढ़ते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बड़ा बेसिक क्लासेस में सिखाया जाता है, वो मुझे लगता है कि उसका सही इंप्लीमेंटेशन राजस्थान में इन दिनों होना ही चाहिए था। हिमांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। रामपाल जी, शुक्रिया आपका भी, किसानों की आवाज़ आपने उठाई, उनका पक्ष रखा। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सोलर एनर्जी के एसोसिएशन के, वो भी ताल्लुक रखते हैं वहाँ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोग का भी इस चर्चा से जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को सुनने के लिए, क्योंकि मुद्दा आपका है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसी मुद्दों पर एनडीटीवी लगातार बात करता रहेगा। आज इतना ही, नमस्कार।